माँ, पीने का पानी बहुत गर्म है, मुझे ठंडा पानी दो ना, बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। आपको पता है, मैं अपनी सहेली पिंकी के यहाँ गई थी तो उसके पापा कल ही नया फ्रिज लेकर आए हैं। मैंने वहाँ पर इतना ठंडा पानी पिया कि आपको बता नहीं सकती। लेकिन बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि मैं और तुम्हारे पापा इतना नहीं कमा पाते कि हम इतना महंगा फ्रिज खरीद सकें। हाँ, अगर तुम्हें ठंडा पानी पीना है तो मैं मालकिन के घर से आते समय बर्फ़ का टुकड़ा लेती आऊँगी, उसे ठंडा करके पी लेना। वैसे मैंने तुम्हारे लिए रोटी बनाकर रख दी है, तुम टाइम से खा लेना। माँ, देखो ना लाइट चली गई, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या मैं भी आपके साथ काम पे चलूँ? वहाँ पर थोड़ी देर पंखे में बैठ लूँगी। हाँ चलो, लेकिन वहाँ पर चुपचाप बैठना, नहीं तो मालकिन गुस्सा करेगी। हाँ हाँ माँ, अब चिंता ना करो, मैं बिल्कुल चुपचाप बैठूंगी। रिंकी की माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी और पिता दिहाड़ी मजदूर थे। गरीब के लिए तो हर एक मौसम चुनौती की तरह ही आता है। हर साल की तरह इस साल भी गर्मियाँ काफ़ी ज़ोरों से पड़ रही थी और छोटी सी बच्ची रिंकी इस गर्मी से काफ़ी परेशान थी। वो अपनी माँ के साथ आज काम पर जा रही थी ताकि उसे पंखे का थोड़ा सा हवा मिल सके। अरे गीता, आज रिंकी को साथ लाई है, क्या बात है? देखिए ना मालकिन, ये मेरे साथ आने की जिद कर रही थी तो इसे भी साथ लाना पड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है, तू ऐसा कर, पहले झाड़ू पोछे का काम कर ले, तब तक रिंकी तू मेरे साथ आ। रिंकी, जब तू अपनी माँ के साथ आ ही गई है तो एक काम कर, पूरी छत की सफाई कर दे और सारे गमले एक तरफ करके रख दे। ऐसा कहकर निर्मला उस छोटी सी बच्ची रिंकी को छत की सफाई करने के लिए छत पर ले जाती है। अरे मोम, आप इतनी धूप में छत पे क्या कर रहे हो? कितनी धूप है। अरे अरे बेटा, तुमको किसने कहा था इतनी धूप में आने के लिए? कितनी तेज धूप है। जाओ जाओ नीचे जाओ और एसी ऑन करके बैठो। तब तक मैं रिंकी को छत का काम समझा कर आती हूँ, ठीक है? रिंकी सुन, मैं इस तेज धूप में और ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकती। तू ऐसा करना, छत की अच्छी से सफाई करके नीचे आ जाना, मैं बाकी का काम भी समझा दूंगी तुझे। रिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेचारी तो पंखे का हवा खाने आई थी, मगर मालकिन ने उसे काम पर लगा दिया था। वो बेचारी तपती धूप में छत पर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। रिंकी, ला बेटा झाड़ू मुझे दे, मैं लगा देती हूँ, तब तक तू छाँव में जाकर बैठ जा। माँ, मैं नीचे जाकर पंखे में बैठ जाऊँ? यहाँ पर बहुत तेज धूप है। ठीक है बेटा, तू नीचे जाकर आंगन में बैठ जा, मैं अभी अभी पोछा लगाकर पंखा चालू करके आई हूँ। थोड़ी देर में आंगन भी सूख जाएगा, तब तक आकर मैं पंखा बंद कर दूंगी। पिंकी नीचे जाकर आंगन में बैठ जाती है। तभी मालकिन फ्रिज से आम निकालते हुए बोली, रिंकी सुन, तू ज़रा इधर तो आ। लगता है मालकिन मुझे आम खाने को देंगी, मैंने बहुत टाइम से आम नहीं खाया है। जी मालकिन, आपने बुलाया मुझे? रिंकी मालकिन के पास पहुंची ही थी कि तभी उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है। ये पंखा तुम लोगों ने फालतू का ही चला रखा है। गीता, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इतनी गर्मी में आंगन ऐसे ही सूख जाता है। तुम्हें पता है इस बार कितना मोटा बिजली का बिल आया है हमारा, लेकिन तुम लोगों को तो इस बात से कोई मतलब है नहीं। निर्मला ऐसा कहकर डांट फटकार लगा ही रही थी, तभी उसकी बेटी उसे आवाज़ देती है, माँ, मैंगो शेक बनाकर जल्दी आओ ना, मैंने एसी ऑन करके रखा है, रूम बिल्कुल शिमला की तरह ठंडा हो रहा है। आपने एसी का कंबल कहाँ रखा है? मुझे बहुत ठंड लग रही है। और कहाँ रखा है बेटा? वहीं पर अलमारी में रखा है। अच्छा मालकिन, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। गीता इतना कहकर अपनी बेटी के साथ घर जाने लगती है, लेकिन उसे पता था कि उसकी बेटी रिंकी का मन उदास है। रिंकी बेटा, चलो मैं तुम्हारे लिए बर्फ का गोला खरीद देती हूँ। तुम्हें पता है
इतनी गर्मी में काला खट्टा गोला खाने में कितना मज़ा आता है। हाँ हाँ माँ, बहुत मज़ा आता है। आप मेरे लिए खरीद दो। सुनो भैया, मेरी बेटी के लिए मसालेदार काला खट्टा गोला बनाकर दे दो। लेकिन माँ, आप नहीं खाओगी? आप अपने लिए भी खरीदो ना। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं भी खा लेती हूँ। अच्छा सुनो भैया, एक मेरे लिए भी बना दो। गीता मन ही मन सोचती है कि चलो उसने किसी तरह अपनी बेटी का मन ठीक कर दिया, क्योंकि वो बहुत उदास थी। अगले दिन फिर गीता अपने काम पर पहुंचती है। सुनो गीता, तुम्हें आंगन का पंखा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही सूख जाएगा। जी मालकिन, मैं नहीं चलाऊंगी आंगन का पंखा। इतना कहकर गीता अपना काम करने के लिए चली जाती है। ये तो मैंने बहुत अच्छा किया कि इसे मना कर दिया, नहीं तो इसका क्या, पंखा ऐसे ही चालू करके छोड़ देती, बिल तो मुझे भरना पड़ता ना। अब मैं ऐसा करती हूँ कि अपने कमरे में जाकर एसी में थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला जैसे ही अपने कमरे में गई, तभी उसने जोर से चीखा, हे राम, मैं तो मर गई, मुझे कोई बचाओ। ये तो मालकिन की चीखने की आवाज़ है। फिर गीता जैसे ही मालकिन के पास आई, तब तक वह बेहोश हो चुकी थी। हे भगवान, ये तो बेहोश हो गई हैं। मेरे पास तो मालिक का नंबर भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, मैं रिक्शा बुलाकर ही इन्हें अस्पताल ले जाती हूँ। फिर गीता रिक्शा बुलाकर मालकिन को अस्पताल ले जाती है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अचानक गिरने की वजह से ये खुद को संभाल नहीं पाई, इसलिए बेहोश हो गई हैं। तभी निर्मला को होश आता है और वह कहती है, पता नहीं वो मैं कैसे गिर गई, शायद पानी पर पैर फिसला और मैं बेहोश हो गई। वैसे गीता, तुम मुझे अस्पताल ले आई हो, लेकिन तुम तो घर जाने वाली थी। हाँ मालकिन, मैं बस घर ही जा रही थी, लेकिन देखा तो मैं सीढ़ियों का पोछा लगाना भूल गई थी, इसीलिए ऊपर से नीचे तक सीढ़ियों पर पोछा लगा कर आ रही थी। तभी आपकी चीखने की आवाज़ आई तो मैं आपके पास आई, देखा तो आप बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं ऑटो रिक्शा करके आपको अस्पताल ले आई हूँ। सुनिए, मैंने इन्हें कुछ दवाइयाँ दे दी हैं, आप इन्हें टाइम से खिला दीजिएगा। ये थोड़े दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर गीता निर्मला को लेकर घर आ जाती है। गीता, वैसे गलती मेरी ही थी, मैंने ही तुम्हें पंखा चलाने से मना किया था ना। मालकिन, ये मैं आपके लिए नींबू चीनी का शिकंजी बना कर लाई हूँ, आप इन्हें पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। गीता, वैसे तू भी तो पसीने से भीग गई है, ऐसा कर, तू भी आधा शिकंजी पी ले। निर्मला इतना कहकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये बेचारी कितनी अच्छी है और मैं इसे हर वक्त डांटती रहती हूँ, फिर भी इसने एक सेकंड की भी देरी नहीं की मुझे अस्पताल ले जाने में। अगर आज ये ना होती तो शायद मैं भी नहीं होती। थोड़ी ही देर में गीता अपना काम खत्म करके अपने घर चली जाती है। निर्मला, तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता चला कि तुम गिर गई थी। कैसे गिर गई थी? देखिए ना, वो गलती मेरी ही थी, मैंने ही गीता को आंगन का पंखा बंद करने को कहा था। उसने पोछा लगाया था तो आंगन ठीक तरह से सूख नहीं पाया था। मैं गई और मेरा पैर फिसला तो मैं गिर गई। अगर वो बेचारी ना होती तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं होती। मैं क्या सोच रही थी कि गीता को क्यों ना एक छत पंखा खरीद कर दे दे। बेचारी उसकी बच्ची गर्मी में मरती रहती है और मैंने उन्हें देखा है, उसके घर में एक छोटा सा पंखा है जो ठीक तरह से हवा भी नहीं देता है। तो मैं सोच रही थी कि हम उन्हें एक छत पंखा खरीद कर दे दें। हाँ, ये तुमने तो बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि हम अपने घर के बाहर एक ठंडे पानी देने वाला मशीन लगा देते हैं। इससे राह चलते लोगों को बहुत राहत मिलेगा। आखिर देख रही हो ना, गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है और रिक्शा वाले, सब्जी वाले और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर निकलने के बाद ठंडे पानी के लिए तरसते रहते हैं। तो अगर हम अपने घर के बाहर एक ठंडे पानी का मशीन लगा देंगे तो इससे हमें भी सुकून मिलेगा और राह चलते लोगों को भी। ठीक कहा आपने, ये तो बहुत बढ़िया सोचा है आपने। इसके बाद वो लोग गीता को एक छत पंखा खरीद कर दे देते हैं और अपने घर के बाहर
एक ठंडे पानी का मशीन भी लगा देते हैं, जिससे राह चलते लोगों को ठंडा पानी मिलने लगा। और ये देखकर वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अरे ओ पूनम, क्या कर रही है अभी तक? जल्दी से बाहर आ। मेकअप कर रही हूँ माँ, आती हूँ। पूनम मेकअप कर रही थी। वह मेकअप करने के बाद घर से बाहर आती है। उसकी माँ उसका इंतज़ार पहले से ही कर रही थी। दोनों माँ बेटी मंदिर जाने वाली थी। अरे, तुझे मेकअप करने में कितना टाइम लगता है? ओहो माँ, तुम नहीं समझोगी। मेकअप करने में तो टाइम लगता है। हाँ हाँ, मैं कैसे समझूंगी, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ ना। लेकिन बेटी, तुझे मेकअप के साथ साथ घर का कामकाज भी तो सीखना पड़ेगा ना, नहीं तो ससुराल जाएगी तो क्या करेगी? माँ, मैं वहाँ पर भी मेकअप ही करूँगी। मैं वहाँ पर अपने लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलूँगी। अरे हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन घर का कामकाज कौन करेगा? घर का काम करने के लिए मैं एक नौकर रख दूँगी। वैसे भी ब्यूटी पार्लर से बहुत पैसा आता है और मुझे बहुत अच्छे से मेकअप करना आता है। लेकिन अगर तेरी सास नहीं मानी और तुझे ब्यूटी पार्लर नहीं चलाने दिया, तो फिर तू क्या करेगी? माँ, तो आप चिंता क्यों करती हो? मैं सास ही बदल दूँगी। तू भी ना पूनम, कुछ भी बोलती है, जो मन में आया सो कह दिया। अच्छा ठीक है बाबा, अब चलो, मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा है ना। फिर वह दोनों माँ बेटी मंदिर चली गई। मंदिर के पंडित जी उन दोनों माँ बेटी को खूब अच्छी तरह से पहचानते थे। अरे शीतल बहन, तुम्हारी बेटी अब जवान हो गई है, इसकी शादी वादी करवाओगी कि नहीं? हाँ हाँ पंडित जी, क्यों नहीं करूँगी। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो बताइए। हाँ हाँ, है ना मेरी नज़र में एक लड़का। मैं शाम को तुम्हारे घर उसका फोटो लेकर आता हूँ और उसी बहाने पूनम बिटिया के हाथ से चाय भी पी लूँगा। ठीक है पंडित जी, तब हम चलते हैं। शाम को आप ज़रूर आइएगा। शाम को पंडित जी घर आए। लड़के की फोटो देखकर पूनम को वह लड़का पसंद आ गया। लड़के का नाम मोहित था और वह एक किराने की दुकान चलाता था। और 1 महीने के अंदर ही उन दोनों की शादी हो गई। ससुराल को लेकर पूनम के मन में भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर लड़की की तरह पूनम के सपने भी टूटने वाले थे। पूनम की सास का नाम कमला था और वह एक बहुत ही खड़ूस औरत थी। एक दिन कमला ने पूनम से कहा, पूनम, इस घर में पहले से 4 आदमी थे, अब तुम्हें मिलाकर 5 हो गए, तो तुम्हें हर दिन हम 5 लोगों का खाना बनाना होगा। क्या खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है? लेकिन पंडित जी ने तो कहा था कि तुम्हें सब काम आते हैं और तुम एक सुशील लड़की हो। हाँ माँ जी, वो तो मैं हूँ। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि सुशील लड़की होने का मतलब है कि मुझे खाना बनाना आता हो। अरे अरे अरे, देख बेटा, तेरी बीवी कैसे मुझसे जबान लड़ा रही है। ये रिश्ता पंडित जी ने भेजा था, इसलिए हमने ज़्यादा पूछताछ ना करके शादी कर लिया, लेकिन हमारे साथ तो धोखा ही हो गया। लेकिन माँ जी, मेरी बात तो सुन लो। मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन मुझे कुछ और काम आता है। पूनम की बातें सुनकर उसके ससुर ने उससे पूछा, अरे अरे बेटा, तुम्हें कौन सा काम आता है? पापा जी, मुझे मेकअप करना बहुत अच्छे से आता है और मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। मैं अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। क्या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है? हाय 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 हाय, ये कैसी बहू उठा लाई मैं। ये तो मेरे घर से बाहर काम पर जाना चाहती है। यह सभी बातें सुनकर पूनम समझ गई
यहाँ पर उसका सपना पूरा नहीं होगा। शाम को जब पूनम खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी ननद वहाँ पर आई। भाभी, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। बस आप माँ को मत बताना, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ननद जी, ये काम तो मुझसे हो ही नहीं रहा था। वैसे मैं एक बात पूछूं ननद जी, मेरे ब्यूटी पार्लर का नाम सुनकर आपके घर वाले इतना भड़क क्यों गए? ये आपकी बातों को कभी नहीं समझेंगे भाभी, क्योंकि ये पुराने ख्यालात के लोग हैं। आप और मैं मॉडर्न ज़माने के हैं, लेकिन हमारे ख्यालात इनसे नहीं मिलते हैं। सच बताऊं भाभी, तो मुझे भी मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अच्छे से मेकअप करना आता ही नहीं है। अरे आप चिंता मत करो ननद जी, मैं आपको ब्यूटी पार्लर का काम बहुत अच्छे से सिखा दूंगी। फिर हम दोनों ननद भाभी मिलकर अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। पूनम की ननद बहुत अच्छी थी। एक घर में वही थी जो पूनम को अच्छे से समझती थी। पूनम की ननद कॉलेज जाती थी। उसकी लड़कियों से काफ़ी अच्छी पहचान थी। एक दिन वह घर आकर अपनी भाभी से कहती है, भाभी, एक शादी में ब्यूटी पार्लर का काम है, करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगी, लेकिन घर पर कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। घर पर बहाना बनाकर वह दोनों ननद भाभी शादी में मेकअप का काम करने चली गईं। उन्हें मेकअप करने के काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिले। लड़कियों को पूनम का काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसे एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। मैं बहुत ही जल्द अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलने वाली हूँ। अगर आप सबको मेकअप करवाना हो तो आ जाना। इसी तरह छुप छुप कर पूनम मेकअप का काम करने लगी। धीरे धीरे उसने थोड़े से पैसे भी जमा कर लिए और उसने अपना एक ब्यूटी पार्लर खरीद लिया। बस उसमें मेकअप का सामान भरकर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना था। लेकिन तभी ये खबर उसके सास के कानों में पहुंच गई। क्या तुमने ब्यूटी पार्लर खरीद लिया है? हमारी बहू होकर घर के बाहर काम पर जाना चाहती है। हमने तुझे बार बार मना किया था ना। तभी पूनम का पति गुस्सा होकर पूनम पर चिल्लाते हुए बोला, पूनम, तुम्हें माँ की बात एक बार में समझ नहीं आई? रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर पूनम के पति ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। पूनम नीचे गिर पड़ी और उसका सिर दीवार से टकरा गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अरे बेटा, तुमने ये क्या किया? तुमने तो बहू को जान से ही मार दिया। पापा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने तो सिर्फ थप्पड़ मारा। ये तो न जाने कैसे हो गया। अरे, अब तुम दोनों बहस ही करते रहोगे कि इसके लाश को ठिकाने लगाओगे? जल्दी करो। फिर वह सभी पूनम के लाश को गाड़ी में डालकर उसे ब्यूटी पार्लर के नीचे दफना देते हैं। थोड़ी देर बाद पूनम की ननद बाहर से घर आई और वह अपनी भाभी को खोजने लगी। अरे, तू किस करमजली का नाम ले रही है? वो भाग गई। आज के बाद मैं अपने घर में उस करमजली का नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अगले दिन मोहित के किराने की दुकान पर अचानक से आग लग गई। सारा दुकान जल गया। ये पापी पेट न जाने लोगों से क्या क्या करवाता है। जब उनका दुकान जल गया, तब कमला को ब्यूटी पार्लर की याद आई और उसने अपनी बेटी से कहा, अरे काजल बेटी, तुझे भी तो मेकअप का काम आता है, तो जा तू ही ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर। लेकिन माँ, मुझे अच्छे से मेकअप करने नहीं आता है। अरे, तू 2-3 दिन काम करके तो देख, सब कुछ धीरे धीरे आ जाएगा। अपने माँ के कहने पर काजल ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए चली गई, लेकिन उसका हाथ डर से कांप रहा था, क्योंकि उसे सभी कुछ अच्छे से नहीं आता था। तभी थोड़ी देर बाद उसके ब्यूटी पार्लर में एक महिला आई। सुनो, मुझे बाल कटवाना है। तुम मेरा बाल अच्छे से काट दोगी, लेकिन ज़रा जल्दी करना, मुझे शादी में जाना है। वो औरत बाल कटवाने के लिए बैठ गई,
लेकिन काजल ने डर के मारे कैंची को हाथ भी नहीं लगाया। वो औरत अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। तभी अचानक से कैंची अपने आप ही हवा में उड़ते हुए आई और उस औरत के बाल काटने लगी। ये देखकर काजल के तो होश ही उड़ गए। अरे ये क्या? ये कैसे हो रहा है? कैंची अपने आप ही हवा में उड़ते हुए आई और बाल काटने लगी। बाल काटने के बाद वह कैंची वापस से अपनी जगह पर चली गई। जब उस औरत ने अपनी आंखें खोली तब वह बहुत खुश हुई। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा बाल काटा है, ये लो अपने पैसे। वो औरत काजल को पैसे देकर वहाँ से चली गई। लेकिन काजल अभी भी सोच में थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी पूनम की आत्मा वहाँ पर आई और उसने काजल से कहा, काजल, मैं इसी जमीन के नीचे हूँ। मुझे पता था कि तुम घबराई हुई हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने चली आई। फिर पूनम ने काजल को पूरी सच्चाई बताई और उसके मौत का बदला लेने के लिए कहा। काजल ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और अपने माता पिता और अपने भाई को अरेस्ट करवा दिया। वह तीनों जेल में चक्की पीसने चले गए। काजल अब उस घर में अकेले ही रहने लगी और अपने ब्यूटी पार्लर का काम करने लगी।